नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं BA चतुर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है और आप सबका फोर्थ सेमेस्टर क्या है आप सबको पता है। पेपर का नाम आवास एवं प्रसार शिक्षा। तो आवास एवं प्रसार शिक्षा में मैंने इससे पहले आपको बताया था, पढ़ाया था कि प्रसार शिक्षा होती है उसमें प्रसार कार्यकर्ता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक, आसानी से। तो आदर्श आवास की विशेषता आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आदर्श आवास होते क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो लाइक शेयर करते रहें और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा है आप सभी के लिए, और विगत वर्ष में इस चैनल से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं हूबहू पेपर में प्रश्न मिले हुए हैं। इसलिए आप सब विजिट करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और पेपर की तैयारी करते रहें और आप सब बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप सभी के लिए रख लिया है आवास, ठीक। मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था ना आवास क्या होते हैं। तो आवास देखिए, यहाँ पे ये भी आवास है, ये भी आवास है, एक प्रकार का ये भी आवास है, मकान है, ये भी आवास है, ये भी। तो मकान और घर में अंतर बताया था ना। तो ये तो है तो मकान, ये सभी मकान है पर घर नहीं है। घर तो वही कहलाएगा जिसमें सभी व्यक्ति प्रेम के साथ और अपने कार्य को पूर्ण करते हुए अपने रिलेटिव के साथ, अपने एक परिवार के साथ एकजुट होकर के रहते हैं। जिस मकान में, वही मकान गृह कहलाता है, वही मकान घर कहलाता है। बाकी हॉस्टल भी मकान ही होता है, वो सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना हुआ मकान ही कहलाएगा, वो घर नहीं कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न, ठीक। तो प्रश्न है आपका आदर्श आवास की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो बने रहिएगा। आदर्श आवास की विशेषताएं क्या है बच्चों? एक आदर्श मकान में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि भूमि खंड का आकार एवं भौतिक विशेषताएं, जैसे साइज एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द साइट। तो एक आदर्श मकान के लिए भूमिखंड का उचित चुनाव प्रथम प्राथमिकता है, ठीक। सबसे पहले अगर आप मकान बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं, आदर्श मकान बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप ज़मीन का चुनाव करेंगे, है ना, भूमिखंड का चुनाव, फिर उसके बाद परिवार की आवश्यकता अनुसार तो होना ही चाहिए। कहाँ पे हम भूमि ले रहे हैं, कहाँ पे अपना आवास बना रहे हैं, ये भी देखना होता है, क्योंकि भौतिक गुण जैसे हवा है, पानी की सुलभता, सड़क की स्थिति, आसपास के मकान, भूमिखंड के नगर की स्थिति, दिशा, ये सब डायरेक्शन वगैरह ये सब हम देखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपने मकान को वहाँ बनवाते हैं, ठीक, क्योंकि ये सभी उपलब्ध होना ज़रूरी है। सड़क भी होना चाहिए, क्योंकि इस डेवलप टाइम में सभी बच्चे लगभग दूर स्कूल हैं, तो सड़क रहेगी तभी स्कूल बस आ सकते हैं आप, और अपने बच्चे को आसानी से भेज सकते हैं। तो ये सब देखना बहुत उचित ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भूमि रेतीली, पथरीली तथा कंकरीली हो, भूमिखंड के आसपास पानी का भराव क्योंकि पानी का भराव होगा तो घर में बीमारियां होंगी, कड़े के ढेर आदि न हो, स्थान नगर पालिका की देखरेख में होना चाहिए, भूमिखंड की स्थिति परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो, तथा सभी सामाजिक सुविधाएं जैसे यातायात, खरीदारी केंद्र, स्कूल, क्लब, मंदिर आदि पास हों। ये सभी होते हैं आदर्श आवास में भूमिखंड की विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं आकार में। फिर उसके बाद दिशा देख लेते हैं। दिशा क्या होनी चाहिए, जिसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। दिशा में क्या, डायरेक्शन में क्या होता है, एक आदर्श मकान की दिशा प्रकृति की सुविधाओं को अधिकाधिक मात्रा के परिवार को उपलब्ध कराने वाली हो। भिन्न भिन्न मौसम में इन प्राकृतिक तत्वों की भिन्न भिन्न मांग होती हैं, अतः आवश्यकता से अधिक बचाना तथा आवश्यकता अनुसार हवा, धूप, प्रकाश देना उचित दिशा की स्थिति है। और सर्वोत्तम दिशा पूर्वमुखी है। उत्तरी एवं केंद्रीय भारत में पूर्वी और पश्चिम उत्तर पश्चिमी आदर्श दिशा स्थिति है, ठीक।
पूरब का कहते हैं ना, पूरब में मकान है तो पूरब के तरफ दरवाजे होने चाहिए, दक्षिण की तरफ ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, किचन की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये सब देखा जाता है। ठीक, पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान अधिक गर्म रहते हैं क्योंकि सूर्य इस ओर अधिक देर तक रहता है, अतः इधर की दीवारें अधिक मोटी होनी चाहिए। इस दिशा में बरामदा लेना भी लाभप्रद होता है। ठीक, नींव, जैसे हम फाउंडेशन कहते हैं, नींव डालना। मकान की नींव पर अगर हम मकान की नींव रख रहे हैं तो उसके लिए मकान की मजबूती निर्भर करती है। ठीक, पहले समय से में मकान की नींव अधिक गहरी व चौड़ी खोदी जाती थी, किंतु सीमेंट कंक्रीट के प्रचलन के कारण आजकल लंबे बीम का कॉलम भूमि की गहराई पर डाल दिए जाते हैं और सीमेंट कंक्रीट में भर दिया जाता है, जिससे नींव की गहराई भवन की ऊंचाई के प्रकार के अनुसार खोदी जाती है। ठीक, कुर्सी का या मंच, जिसे हम प्लिंथ बोलते हैं, मकान की कुर्सी को भी उचित महत्व देना चाहिए क्योंकि कुटी हुई चिकनी या अन्य मिट्टी के बने फर्श वर्षा में सील हो जाते हैं और ठंडे रहते हैं तथा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। एक आदर्श मकान की कुर्सी कम से कम 1 फुट से 3 फुट ऊंची होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद दीवारें हैं, वॉल्स, जिसे दीवारों की ऊंचाई कम से कम 7 फुट और अधिकतम 12 फुट रखी जानी चाहिए क्योंकि छोटे घरों में सामान्यतः 10 फीट ऊंची दीवारें उपयुक्त होती हैं। दीवारों को ईंटें जोड़कर बनाया जाता है। इसका मोटाई 6 इंच से 1 फीट 6 इंच तक रखी जाती है। सामान्यतः 9 इंच या 1 फुट की दीवारें ठीक होती हैं। दीवारों के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है जिससे मजबूती के साथ सुंदरता भी बढ़ जाती है। इसके ऊपर भी रंग दिया जाता है और गाढ़ी मिट्टी या लकड़ी के दीवारें कम मजबूत व अस्थायी होते हैं और इनका क्या होता है, रख रखाव भी कठिन होता है। कई स्थानों पर दीवारों में पत्थरों का भी उपयोग किया जाता है, जो आपके घर में टाइल वगैरह लगते हैं ना, पत्थर का प्रयोग किया जाता है, यही है। ठीक, उसके बाद छत के बारे में जान लेते हैं। छत कैसा होना चाहिए आदर्श मकान में? छत घास फूस, लकड़ी, गार्डर, फर्श, टीन, एस्बेस्टस, सीट, सीमेंट या कंक्रीट आदि से बनाया जाता है। घास फूस व लकड़ी की छत अनुपयुक्त होती है। गार्डर, फर्श, एस्बेस्टस, सीट व सीमेंट कंक्रीट की छतें अच्छी रहती हैं। वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित सीमेंट कंक्रीट की छतें हैं। टीन की छतें भी मजबूत होती हैं किंतु सर्दी में ठंडी व गर्मी में गर्म रहती है। तेज़ आंधी में इनके उड़ने की भी संभावना बनी रहती है। छतें चपटी, ढलावदार अथवा विशेष आकार की बनाई जाती हैं। यदि दूसरी मंजिल भी बनानी हो तो छतें चपटी बनाई जाती है। ठीक, उसके बाद फर्श भी देख लेते हैं। फिर खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, विद्युत का प्रबंध होना चाहिए। ठीक, आप सब देख सकते हैं फर्श कैसे होनी चाहिए। फर्श जो है वो अच्छे होने चाहिए और सीलन अवरोधक होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, साफ हो सकने वाला होना चाहिए। फर्श में जोड़े भी अच्छे होने चाहिए ताकि गंदगी जमा ना हो। खिड़कियां कैसी होनी चाहिए? एक आदर्श मकान की खिड़कियों की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि इनकी कीमत दीवारों की कीमत से काफ़ी अधिक होती है, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही इन्हें लगाना चाहिए। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल कम से कम 8% होना चाहिए। ठीक, उसकी 8% होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आते हैं दरवाजे के ऊपर, डोर्स के ऊपर। डोर्स में क्या होना चाहिए? दरवाजे दीवार के सिरे पर होनी चाहिए, इससे संवहन में स्थान का बचत हो जाता है। भारत सरकार निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अनुसार दरवाजों की ऊंचाई सामान्यतः 6 फुट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है 2 फुट 6 इंच होनी चाहिए चौड़ाई। ठीक, उसके बाद विद्युत का प्रबंध, इलेक्ट्रिक सप्लाई होना चाहिए। आपके आदर्श मकान में विद्युत का प्रबंध विद्युत बोर्ड द्वारा भी किया जाता है। मकान बनाते समय विद्युत का प्रबंध कर लेना चाहिए, आवश्यक है क्योंकि ताकि घर के प्रत्येक भाग में विद्युत की व्यवस्था की जा सके। दीवारें, निर्माण के समय दीवार के अंदर पाइप डालकर विद्युत फिटिंग की जाती है, जो आप जानते हैं ना, वायरिंग किया जाता है, ये सब लिख सकते हैं। नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि व्यर्थ पानी के निकास है तो मकान
कि नालियों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, नालियाँ पक्की और ढकी होनी चाहिए, यथासंभव भूमिगत होनी चाहिए। रसोई घर, स्नान गृह, शौच गृह से गंदे पानी के निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर वायु विजन क्या होनी चाहिए, जिसे हम वेंटिलेशन बोलते हैं। घर के प्रत्येक कमरे में वेंटिलेशन होनी चाहिए।